हर कोई दुनिया में स्टेबल होना चाहता है, तो कार्बन भी तो बेचारा स्टेबल होने का हक रखता है। अगर 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग है और ऑल्टरनेट पोजीशंस में डबल बॉन्ड्स हैं, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो उसे हम कहते हैं एक कार्बन आपने अटैच कर दिया ब्रांच में, तब वे ठीक कह रहे थे, लेकिन थोड़ा ठीक तरीके से कहते, बात सही थी मगर थोड़ा अच्छे तरीके से कह सकते थे। इस बेसिस पे जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो भी 2 तरीके की आपके सिलेबस में हैं, तो इनफाइनाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। थैंक यू। आज है एनर्जी में, आज लग रहा है एनर्जी में हो। क्यों? क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है इसलिए। खत्म करने की खुशी। दोबारा शक्ल नहीं देखना चाहते? नहीं देखना चाहते? देखना चाहते, अच्छा ठीक है, ठीक है, दिखाते रहेंगे शक्ल फिर। हाँ, तो अभी मैं ऑफ कैमरा, मैंने कुछ बोला था वो ऑन कैमरा बोलती हूँ कि अगर मुझे रिजल्ट दिया, ठीक है, और रिजल्ट भी क्या, टॉप मोस्ट रिजल्ट दिया अगर आपने, हाँ क्या कर लेंगे? तो आप जहां बोलेंगे, जो बोलेंगे पार्टी में, जहां बोलेंगे विद इन द सिटी, वहां आपको पार्टी देंगे, एंड दैट इज फॉर श्योर, गिविंग माई वर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लो, लेकिन पहला वाला वर्ड नहीं भूलना, रिजल्ट देना है। ये नहीं कि बस बेकार बेकार रिजल्ट लेके आ गए मैम पार्टी। हाँ 95+ लेके आ जाओ। 90 कोई रिजल्ट है? 90 तो सबका होता है आज के टाइम पे। हाँ मेरे सोचो, मैं इतने पुराने जमाने की हूँ, मेरे आए थे 96.7%, और वो भी PCMB के साथ। PCB PCM नहीं तो PCMB, 12th का बता रही हूँ मैं। 10 मेरा 90 से नीचे नहीं गया कभी। हाँ 90, मेरा PG में भी 93% था, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। तो मेरे से तो टक्कर मत लो बेटा, हल्के में नहीं लेने का मुझे। चलो, तो हाँ क्या बात कर रहे थे हम? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो भाई साहब जरा आपकी क्या चाहते हैं, फोकस को क्या बोलते हैं, आपका ध्यान हम चाहते हैं कि आप इधर रखें थोड़ा अपना ध्यान। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बीइंग द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। 3 चैप्टर्स इससे पहले हो चुके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आ गए होंगे वो चैप्टर्स। जो थोड़ी बहुत कसर है वो पूरी हो जाएगी जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। और आप सेल्फ स्टडी कैसे कीजिएगा अर्नब गुप्ता जी? सेल्फ स्टडी कैसे कीजिएगा? टेक्स्ट बुक साथ में लेके, NCERT इज द बाइबल, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग NCERT इज द बाइबल। साथ में लेके बैठो, वर्ड टू वर्ड रीड करो, नोट्स बगल में रखो, नोट्स को रेफर करो टेक्स्ट बुक से, दोनों चीज़ों का अमेलगमेशन करो और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लेके आओ। ठीक है भाई, चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कहानी शुरू होती है बहुत सालों पहले, जब कुछ भी नहीं था, हम नहीं थे, धीरे धीरे दुनिया बनी, हम बने, तुम बने, आगे मत बोलना, ठीक है। और पता चला, देखा गया कि यार दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट पाया जा रहा है हर जगह, तो वो एलिमेंट है कार्बन। और हर जगह मतलब क्या, हवा में भी कार्बन, अर्थ के क्रस्ट में भी कार्बन, हर एक ऑर्गेनिज्म में भी कार्बन, हर एक कंपाउंड में कार्बन। ठीक है, और मैक्सिमम जो एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन था, 0.02 और 0.03% कार्बन कहाँ है? क्रस्ट में। बाकी जो भी कार्बन का अमाउंट बच रहा है वो सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो हमारा चैप्टर बोलता है, का जो टाइटल है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन वाला तो चुन्नू सा पोर्शन है, मेनली आपको पढ़ना है अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मगर शुरुआत तो कार्बन से ही होनी है। तो पढ़ते हैं कार्बन के बारे में कुछ चीजें। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए कितना है? 6। कॉन्फ़िगरेशन 2,4। 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या पड़ी है इसको बॉन्डिंग करने की, क्यों बना रहा है ये इतने सारे कंपाउंड्स, कौन बताएगा? क्या शौक आ रहा है इसको इतने कंपाउंड्स बनाने का? चलिए दानिश भाई माइक पास कीजिए, दानिश भाई बताएंगे। यस दानिश भाई।
मैम इसके दो रीजंस हैं। एक तो कार्बन की आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, जिसकी वजह से मैम वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है। और मैम दूसरी चीज़ मैम उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स वो मैम दे भी सकता है। तो ये है मैम इसकी वजह से, बचता ही नहीं चाहिए उसका। ये तो आपने बताया कि वो बना कैसे रहा है। सवाल मेरा ये नहीं था कि कैसे बना रहा है, सवाल मेरा था क्यों बना रहा है, क्या पड़ी है बनाने की, क्यों चाहिए बॉन्ड, मैम स्टेबल होने के लिए मैम ऑक्टेट और रिप्लेट। क्यों चाहिए तुमको कुछ भी, तुम्हें क्यों चाहिए कुछ, सेटल्स। हर कोई दुनिया में स्टेबल होना चाहता है, तो कार्बन भी तो बेचारा स्टेबल होने का हक रखता है, नहीं रखता है? रखता है। तो वो स्टेबल कैसे होगा? जब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए अर्नब उसे ऑक्टेट पूरी करने के लिए? इलेक्ट्रॉन। तो उसकी मन में आया, उसको ऑप्शंस मिले कि भाई या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी के ले आओ, किसी कहीं से पकड़ के, या तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फेंक दो, सॉरी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल के उनको फेंक दो, और अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स प्यारे प्यारे से अपनी ड्यूप्लेट के साथ स्टेबल हो जाओ। 2 ऑप्शंस आए उसके सामने, उसने 1 बाय 1 दोनों कंसीडर किए और देखा कि क्या तालमेल बैठ पा रहा है दोनों से। ठीक है, पहले ऑप्शन को देखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं तो क्या मैं संतुष्ट हो जाऊंगा जीवन में? तो क्या पता चला उन्हें कि नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, कौन बताएगा? अनक सर को माइक दिया जाए, बताइए। मैम अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ले ले उसका कंडक्टर, तो उसका जो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 हो जाए 6 रहेंगे, पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो 10 हो जाएंगे। तो कार्बन उससे अनस्टेबल रहेगा और वो इतनी एनर्जी होल्ड नहीं कर पाएगा। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे दे तो उसके पास एनर्जी कुछ नहीं बचेगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा और गेन नहीं करेगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन क्या होल्ड कर पाएंगे? ना भाई, बस के बाहर की बात है। वेरी गुड, सिट डाउन। तो इसीलिए ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लूज करेगा, और बीच का रास्ता निकालेगा। और वो बीच का रास्ता क्या है? शेयरिंग इज केयरिंग। कार्बन की मम्मी ने उसको क्या सिखाया है कि बेटा कार्बन, शेयरिंग इज केयरिंग। तो तुम 4 इलेक्ट्रॉन लूज मत करो, गेन लूज कर दो, लूज मत करो, गेन मत करो, शेयर करो। तो कार्बन ने कहा मम्मी मम्मी किससे शेयर करूं? तो मम्मी ने बोला दीदी से। बोला जिससे तुम्हारी मर्जी, जहां देखो जो तुम्हें अपनी खुशी से इलेक्ट्रॉन शेयर करे तुम्हारे साथ, तुम उसी के साथ शेयर करना, चीना झपटी नको। ठीक है? तो कार्बन ने कहा जी मम्मी, और बस निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। तो मंजिल ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ा, तो उसको अपनी कुछ शक्तियों के बारे में जानकारी हुई। रास्ते में उसे पता चला वो तो टेट्रावेलेंट है, वो तो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, वो तो आइला जादू। हाँ, तो उसको पता चला कि यार टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 शक्तियां हैं उसके पास। उसकी मर्जी वो सिंगल बॉन्ड बनाए या उसकी मर्जी डबल बनाए। कोई ऐसा हो सकता है उसको रास्ते में मिल जाए जो कहे भाई 2 बॉन्ड भाई। तो कार्बन बोले हाँ भाई लो, भाई 2 बॉन्ड लो। हाँ, ट्रिपल भी बना सकते, क्या पता उसको रास्ते में नाइट्रोजन मिल जाए। बोले नाइट्रोजन भाई मेरे को 3 की जरूरत है। नाइट्रोजन बोले ओ वाह मेरे को भी 3 की जरूरत है, और 3 बॉन्ड बन गए उधर। मगर अभी इनकी टेट्रावैलेंसी तो नहीं पूरी हुई ना, एक तो बच गया। तो बोलेगा हाइड्रोजन आएगा भाई मेरे को भी एक चाहिए, एक चाहिए। कार्बन कहेगा ले लो भाई। ठीक है, तो कार्बन HCN ट्रिपल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। और अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है तो किसके साथ बनाएगा? कोई भी मोनोवेलेंट एटम जिसको एक की जरूरत हो। अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो एक एग्जांपल बताइए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 2 इधर 2 इधर, 4, सब खुश। ऑक्सीजन खुश, कार्बन खुश, नाइट्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश, दुनिया में खुशी ही खुशी है। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसे अपनी कुछ और शक्तियों का पता चला। उसको पता चला कि मेरे ही जैसा अगर कोई कार्बन मुझे रास्ते में मिल जाए मैं उसके साथ भी बॉन्ड बना सकता हूँ, और तो और कई तरीके का बॉन्ड बना सकता हूँ। कार्बन की खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक है, क्योंकि कार्बन ने अपनी कौन सी प्रॉपर्टी खोज ली थी? कैटिनेशन। कार्बन ने अपने साथ अपने ही जैसे एक और एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया। क्या 4 बॉन्ड बना पाएगा? नहीं। यस, वो दूसरे प्लेन में जाना पड़ेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग प्लेन में है, बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है। 11th स्टैंडर्ड में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है 3 से ज्यादा। ठीक, अब फिर उसको पता चला कि यार मैं तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना सकता हूँ, मैं तो ब्रांच भी बना सकता हूँ, मैं तो साइक्लिक भी बना सकता हूँ। पागल ही हो गया कार्बन।
उसने कहा अब मैं दिखाता हूँ दुनिया को मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और फिर कार्बन उसके बाद से रुका नहीं, बनाते गया कंपाउंड्स बनाते गया। हाँ, इतने कंपाउंड आज तक कोई लिमिट नहीं है, अभी भी नहीं रुक रहा है, अभी भी तुम देखते जाओ, जब तक तुम बढ़ते ही जा रहे, जब तक तुम बुढ़े होगे देखो और कितने कंपाउंड्स बन के तैयार हो जाएंगे, देखते जाओ बस, अफसोस। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ, जो कार्बन ने एक टाई अप किया किसके साथ? कार्बन ने हाइड्रोजन के एक गरीब आदमी के साथ टाई अप किया जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक इलेक्ट्रॉन के। गरीब आदमी क्या करेगा? उसको जहां ऑफर मिलेगा, हाँ भाई कार्बन सर चलिए बॉन्ड बनाएंगे हम लोग मिलके, कुछ तो कमाल करेंगे। तो कार्बन ने कहा आज से दुनिया हम दोनों के द्वारा बने हुए कंपाउंड्स को किस नाम से जानेगी? हाइड्रोकार्बन। और हम दोनों भाई मिलके इतने चमत्कार करेंगे, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। और तो और फिर इसने, जो कार्बन ने थोड़ा सा उल्लू बनाया, उसने बोला तुम अगर थोड़ी सी कुर्बानी दे दो तो हम हाइड्रोकार्बन से भी एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तुमको करना क्या है, कुछ अपने भाइयों को थोड़ा बाहर भेज दो, उनकी जगह हम कुछ नए बंदे लेके आएंगे, सही है? तुम बाहर चले जाना, ऑक्सीजन ले आएंगे और ऑक्सीजन को भी अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग करवाएंगे। और भाई देख तो बस, तू देखता जा भाई, इतने डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये सब खेल हुआ। उसके बाद हमारा चैप्टर बन के तैयार हो गया, हमारा सर दर्द हो गया। ठीक है, सर दर्द हो रहा है क्या? मजेदार चैप्टर है भाई एकदम। चलिए, तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली, ओए भाई साहब, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनका जो स्केलेटन है, उनकी रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है? हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन की कुर्बानी दे के और सब्सटीट्यूट्स लगा के हमने हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव बना लिए। सही है? चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, है ना? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करे बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड्स और बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग पैटर्न विद ईच अदर। एग्जाम्पल, कार्बन के आपने 3 एलोट्रॉप्स पढ़े हैं। पहला ग्रेफाइट, दूसरा, तीसरा, वेरी गुड, फुलरीन का नाम फुलरीन क्यों है? बकमिंस्टर फुलरीन ने बनाया था उसको, फादर ऑफ बकमिंस्टर। क्या खोजा था, फाउंड क्या किया बक था, रहे हो? फाउंड किया था, ढूंढा था। उन्होंने एक डोम बनाया था उसके स्ट्रक्चर से। हाँ, वो कौन थे? वो एक आर्किटेक्ट थे, उनका कोई लेना देना नहीं, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि उनके नाम पे बकमिंस्टर फुलरीन का नाम रख दिया गया है। ठीक है, वो एक आर्किटेक्ट थे, वो बिल्डिंग्स बनाने के शौकीन थे, उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी। और इस कार्बन के इस एलोट्रोप का जो स्ट्रक्चर था वो उनके उस डोम से, जियोसिडिक डोम से मिल रहा था, इसीलिए उनको श्रद्धांजलि पूर्ण, क्या बोलते हैं उसको, श्रद्धांजलि देने के लिए उस एलोट्रोप का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। ठीक है, तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ऐसे ही छू के निकल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्केलेटन आपकी हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स सब्स्टिट्यूट कर करके। हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के, 2 कैटेगरीज, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड माने अपने भाई के साथ जब इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हो और बाकी की वैलेंसीज हाइड्रोजन से फुलफिल की हो, तो बॉन्डिंग किस तरीके की? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कहलाएगा। और अगर उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्डिंग है अगर, तो अनसैचुरेटेड। अब मल्टीपल में भी अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, और इधर सिंगल बॉन्ड था तो एल्केन। 3 थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जनरल फॉर्मूला बताओ एल्केन का, CnH2n+2, एल्कीन का, एल्काइन का, अरे इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं कि मैं क्या बताऊँ, इतनी खुशी मुझे हो रही है, इतने जवाब आ रहे हैं सामने से। चलिए, अरे यू आर मोस्ट वेलकम। यस बेटा, एकदम पूछिए। बताइए, कौन बताएगा? वो बल्कि है, क्राउडिंग बहुत हो जाएगी इसलिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से प्रेफर करता है वो। ठीक है, चलिए आगे। जो सैचुरेटेड वाले हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तीनों में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में से, दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है?
अनसैचुरेटेड। कौन कम रिएक्टिव है और ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी बात का फ़ायदा हम उठाते हैं। हमारे एंजाइम्स, हम वो चीज़ें खाते हैं जो अनसैचुरेटेड हैं, ताकि हमारे एंजाइम्स खूब अटैक कर करके आराम से क्या करें, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड में कन्वर्ट करते रहें। तो ये हो गया हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, होमोलॉगस सीरीज मतलब खानदान। 3 खानदान पढ़ने आपको, जैसे आपका खानदान है ना, आपका लास्ट नेम क्या है? वर्मा। ये वर्मा खानदान के चिराग हैं। आप कौन से खानदान के चिराग हैं? तिवारी खानदान के चिराग हैं ये। उसी तरह ये बेचारा एल्केन, या एल्केन फैमिली के इतने सारे चिराग हैं, ये सारे इनके चिराग हैं, ठीक है। तो ये सारे खानदान हमें 3 उर्दू में चिराग बोलते हैं ठीक है, हिंदी में चिराग इज रॉन्ग, चिराग इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। चलिए इधर देखिए, चिराग, जितने भी चिराग हैं सब यहाँ देख लें, यहाँ भी एक चिराग है। चलिए देखो देखो, चलो। तो एल्केन जो है, अगर हम जनरल फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए, अगर हम जनरल फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू करें, तो एल्केन फैमिली में अगर C की वैल्यू n रखें, सॉरी n की वैल्यू 1 रखें, तो पहला मेंबर CH4, जब एक कार्बन होता है तो लैटिन वर्ड यूज करते हैं मैथ। मैथ गाइस, मैथ। याद आया कुछ? क्या? कहाँ? ओ क्या बात है, थैंक गॉड, किसी ने तो देखा। नहीं नहीं नहीं, अब रुको, अब बताओ। अब सही है, ठीक है। तो मीथेन और फिर इथेन, 2 कार्बन अगर हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। तो इथेन। और एन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एल्केन्स के। एल्केन खानदान, एन खानदान, एन इज द खानदान, ठीक है। तो अगर हम लगातार इनके सारे मेंबर्स के नाम लिखें, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, भाई साहब इधर आइए थोड़ा सा, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के बीच में कितने C और H का डिफरेंस आ रहा है? 1 C 2 H, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। और बाय मास अगर कंपेयर करें तो 14 AMU या 14 U का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह की सीरीज जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में गैप कितने का आ रहा है? 14 यूनिट, 14 AMU या CH2, वो कहलाते हैं एक खानदान के, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज, वो सीरीज कहलाती है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस मतलब हैविंग द सेम डिफरेंस। तो इस तरह से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों की अपनी अपनी होमोलॉगस सीरीज होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 3-4 एल्केन्स और एल्कीन सबको मिक्स करके डाल देंगे और बोलेंगे क्या ये सारे होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं? आंसर इज नो, वो सब अलग अलग खानदान के हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये सब बैठे हुए हैं, ठीक है, एक ही खानदान के नहीं है। तो आप अगर आपको सेग्रीगेट करने को आया तो आप कर लेंगे अर्नव? अर्नव, आप सेग्रीगेट कर लेंगे? अगर आपको अलग अलग करने को आए तो आप अलग कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, हाँ, क्योंकि सुन ही नहीं रहे। चलो, अगर आपका जो एल्केन है वो साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, मतलब साइक्लिक भी हो सकता है। अगर वो उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक आ रहा है तो हम बस साइक्लो वर्ड यूज कर देते हैं, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा हो जाएगी तो कोई नुकसान नहीं है। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए, यानी एल्कीन फैमिली का अगर है और साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो एल्कीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 आपकी किताब में दिए हुए हैं, इनफैक्ट ये वाला दिया हुआ है, ये और ये दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है और सब सिंगल बॉन्ड्स है, सैचुरेटेड है, तो उसे साइक्लो कंपाउंड कहते हैं। और हेक्सेन दिया है, यानी 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला, अगर 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग है और ऑल्टरनेट पोजीशंस में डबल बॉन्ड्स हैं, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो उसे हम कहते हैं बेंजीन। वो भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है बेंजीन। नाम इसलिए दे दिया गया है, कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है कि ये बहुत, इससे हमने बहुत सारे और प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। तो जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा खासियत, थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, थोड़ी इज्जत दे देते हैं, इसीलिए हमने इसको अलग से नाम दे दिया बेंजीन, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में 11th स्टैंडर्ड में। चलिए ये आप पेपर पे बना सकते हैं। आइन फैमिली में को अगर आप साइक्लिक में उतारना चाहते हैं तो आप पेपर पे बना सकते हैं, रियल में नहीं बना सकते। अगर बन भी गया तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये इतना घिर जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा पास भीड़ आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की,
कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये यू बना और यू टूटा, स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो आप बोलते हैं है ही नहीं, अगर है भी तो हाईली अनस्टेबल। फिर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कैसे, वही हाइड्रोजन को उल्लू बना बना के भगाओ और फिर उसकी जगह कौन सब्सटीट्यूट करो। अगर आप हैलोजन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो हैलो डेरिवेटिव कहलाता है, और जो नाम आता है आपका हाइड्रोकार्बन का उसके नाम में प्रीफिक्स ऐड होता है, नॉट सफिक्स, ठीक है। एज अ प्रीफिक्स आप हैलो यूज कर सकते हैं। जैसे मीथेन में अगर आप एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दें तो क्लोरोमीथेन, एक हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन लगा दें तो फ्लोरोमीथेन। इसी तरह से आप बाकी के नाम भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो डिपेंड्स कि आप ऑक्सीजन किस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, OH ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एज OH आप लगाना चाहते हैं हाइड्रोजन की जगह पे, तो फिर जो आपका हाइड्रोकार्बन था वो हाइड्रोकार्बन अब अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। और नाम में क्या परिवर्तन आएगा कि जो मेन आपका हाइड्रोकार्बन का नाम था उसके नाम के आगे OL लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस तरह से बॉन्डिंग ऑक्सीजन को इस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं CHO के फॉर्म में, जहाँ पे O जो है वो कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और उसी कार्बन से एक और हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, साथ में एक वैलेंसी खाली है, इसी वैलेंसी को आपने मेन चेन से अटैच करके पूरा किया है, ठीक है। तब फिर इसका नाम हो जाता है एल्डिहाइड। किसका? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नाम हो जाता है एल्डिहाइड। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का जो नाम लिखते हैं उस नाम में सफिक्स में हम क्या ऐड कर देते हैं, AL। नेक्स्ट इज C डबल बॉन्ड O, कीटोन, कीटो ग्रुप कहते हैं इसको, कीटोन कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को। अगर C डबल बॉन्ड O इस तरह से अरेंज्ड है और दो वैलेंसीज बाकी की आप मेन चेन में ही कीटोन का पूरा उठा के मेन चेन में ही घुसा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को आप कीटोन कहते हैं। नाम के अंत में ओन ऐड हो जाता है मेन हाइड्रोकार्बन के नाम में। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। मेन चेन में COH इंट्रोड्यूस कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सफिक्स इसका क्या ऐड करते हैं, ओइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक सवाल आता है कि फंक्शनल ग्रुप जब आप ऐड करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में तो क्या बदलता है, व्हाट चेंजेस, द केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, ठीक है। द केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिड है वो वीक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, और अगर आप उसी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में COH की जगह OH इंट्रोड्यूस कर दें तो वो क्या बन जाएगी बेटा, दारू बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी, जिसे हम नहीं पीते हैं। नोमेनक्लेचर अभी देखते हैं आगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, बढ़िया। अच्छा, अब ये आ गया आपका नामकरण, IUPAC। अब जो लोग नामकरण करते हैं, जो हमारे मॉडर्न पंडित जी हैं, उनका नाम क्या है, IUPAC। कौन है ये? केमिस्ट्री की दुनिया के पंडित जी हैं जो कि कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं। तो ये वाले पंडित जी थोड़े अच्छे वाले हैं, ये रूल्स फॉलो करते हैं नामकरण के लिए, ठीक है। और वो रूल्स क्या हैं उसको पढ़ते हैं। उससे पहले देख लीजिए कि पहले नाम कैसे दिए जाते थे। जब IUPAC ने कोई सेट रूल्स नहीं बनाए थे तो नाम दिया जाता था ट्रिवियल सिस्टम। क्या इंसान क्या बहुत ज़्यादा सोच पाता था? जब कोई चीज़ सोचना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं, क्यों अध्ययन, जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंसान सोचना शुरू करता है तो क्या वो बहुत गहरा सोच पाएगा? हाँ, सोच के दिखाओ ज़रा। हाँ, टॉपिक दें। टॉपिक ये है कि आपको किसी का नाम रखना है, तो क्या आप रूल्स, आपके दिमाग में क्या आएगा? मैं आपको एक नया टास्क, अगर पहली बार आपने वो टास्क सुना है तो क्या आप बहुत ज़्यादा गहराई तक सोच पाएंगे? नहीं। आप सोचेंगे कहीं से कोई हिंट मिल जाए। जैसे हम निमोनिक बनाते हैं, किसी चीज़ का निमोनिक बनाते हैं, तो क्या हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी वाली चीज़ देखते हैं, कौन सी चीज़ आसान है, आसान रास्ता चुनते हैं, है ना। रूल्स नहीं जनरेट कर लेते हैं तुरंत। तो हमने पहले जब नाम रखते थे चीज़ों का, कंपाउंड्स का, तो हम आसान रास्ता चुनते थे। हम बोलते थे अरे अच्छा ये दलदल वाली जगह पे पाई गई है ये वाली गैस, छोड़ो दलदल के नाम पे रख दो। मार्शी एरिया में पाई है, ओहो मार्श गैस रख दो नाम, ठीक है। अच्छा, एसिटिक विनेगर में पाई गई, विनेगर को एसिटम बोलते हैं लैटिन में। सिरके में पाई गई है क्या ये एसिड, हाँ एसिटिक एसिड नाम रख दो, कौन सोचने जाए, ठीक है। तो ओरिजिन के नाम पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम पे नाम रख दिया जाता था। फिर पता चला कि यार मार्शी एरिया में तो इथेन भी मिल रही है, तो क्या हम सबको मार्श गैस बोल दें क्या? तो फिर हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करें? तो नोमेनक्लेचर में पुराना वाला सिस्टम से हमारा काम धाम चल नहीं पा रहा था, दिक्कत हो रही थी। तो फिर पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा IUPAC
कुछ रूल्स बता रही है, वो रूल्स को फॉलो करो और बेहतरीन तरीके से सबका अलग अलग नाम आएगा, कोई दो नाम में कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, एकदम सॉर्टेड हिसाब, सॉर्टेड, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया आप पहले तो देख लो, रूट वर्ड आइडेंटिफाई कर लो, मतलब उस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, उसका एक मॉलिक्यूल अगर उठा के देखो तो कितने कार्बन है, जितने कार्बन हो उतने नंबर को इस्तेमाल करके रूट वर्ड बना दो। अगर कोई प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, कोई ब्रांच दिख रही है उसके स्ट्रक्चर में, तो प्रीफिक्स लगा दो, एज अ प्रीफिक्स ऐड कर दो। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है ये पता कर लो और फिर तुम प्राइमरी सफिक्स दे दो, एन इन आइन, तुमने पढ़ी लिया हाइड्रोकार्बन में एन इन आइन। फिर तुम देख लो कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड कर दो, खत्म बात, हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के तैयार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। देखो कितना आसान है, CH3 CH2 CH2 CH3, रूट वर्ड कितने कार्बन है, 4, रूट वर्ड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, रूट और इसका वर्ड क्या है, सफिक्स क्या है, तो ब्यूटेन तो सॉर्टेड है। क्या कोई ब्रांच है, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये हाइड्रोकार्बन है, क्या ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, क्या इसमें कोई और दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, तो ये हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, अध्ययन है ना, अध्ययन, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, 3, तो नाम क्या होगा, रूट वर्ड क्या है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो आपका जो सफिक्स आएगा प्राइमरी वो क्या आएगा, प्रोपेन, सॉर्टेड। क्या कोई ब्रांच दिख रही है, क्या नाम है उस ब्रांच का, क्यों, एक ही कार्बन है ना, एक ही कार्बन है, मीथेन से बना हुआ, मीथेन की एक वैलेंसी खाली करके तुमने उसकी वैलेंसी मेन चेन में अटैच करके पूरी कर दिया है, तो मीथेन से बना मिथाइल। तो पूरा नाम, मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। आगे बढ़ो, 1 2 3 कितने कार्बन, 3, रूट वर्ड प्रोप, बोलो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, प्रोपेन, सॉर्टेड। क्या कोई ब्रांच है, नहीं। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाँ। क्या सफिक्स है, ऑल, प्रोपेन ऑल, कौन सी पोजीशन पे ऑल लगा है, 1, तो प्रोपेन 1 ऑल, लेकिन प्रोपेन एन का ई और ऑल में ओ, 2 वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो पहले वाले वॉवेल को ओमिट कर देते हैं, तो प्रोपेन 2 ऑल, सॉरी 1 ऑल। आगे अगर आप इसी में सेकंड पोजीशन पे, सेकंड कार्बन पे ऑल लगा दे तो नाम बदल के प्रोपेन 2 ऑल। आगे बढ़िए, 1 2 3, बताइए ये 3 कार्बन की मेन चेन है कि 2 कार्बन की, क्यों क्यों, ये तो फंक्शनल ग्रुप का है कार्बन, अरे ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं, अंत में लगते हैं, तो उनके कार्बन को भी हम मेन चेन का हिस्सा मानते हैं। तो 3 कार्बन, प्रोपेन, और CHO के लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स अल, तो नाम हो गया प्रोपेनल, लेकिन अल कहाँ लगा है, 1 पे, तो प्रोपेन 1 अल। प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन पे ईन लगा है, और यहां से गिने तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे ईन लगा है, तो हम 2 लिखेंगे कि 3, 2 लिखेंगे, क्योंकि मिनिमम पोजीशन कंसीडर करते हैं किसकी, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है उसकी मिनिमम पोजीशन, तो इसका नाम हो गया पेंट 2 ईन। ये सिलेबस के बाहर का है मगर कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, 2 पोजीशंस पे ईन आ रहा है। एक तो अगर इधर से नंबरिंग करें तो फर्स्ट पे ही मिल जा रहा है, इधर से जाएंगे तो 2 पे पहला इन मिल रहा है, तो हम किधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे, ठीक है। तो नाम इसका हो जाएगा पेंट, क्योंकि 5 कार्बन, पेंट 1,3 डाई इन। कोई दिक्कत, नो मैम, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म, आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 4 तरीके के आइसोमर हैं, क्या क्या, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शन आइसोमर, मेटामर्स। मेटामर्स सिर्फ और सिर्फ ईथर में होता है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता है तो है दिक्कत, मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको आना चाहिए। पहला चेन आइसोमर क्या होता है, कौन बताएगा, खड़े हो एक्सप्लेन करो,
बहुत मजा आ रहा था ना कार्बन की फैमिली में, बहुत मजे ले रहे थे, ये कार्बन ने ये बनाया वो बनाया। बताओ 4 कार्बन होता है, हाँ 4 कार्बन के उसमें पहला होता है। होता क्या है चेन आइसोमरिज्म, मतलब क्या होता है? मैम जब मेन चेन से हट के कोई एक का मतलब मिथाइल एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया था तब वो एक चेन आइसोमर बन जाता है। और बेटर कोई बता सकता है? ये विश्रुत भैया खड़े हो जाइए, बताइए। बिल्कुल रिपीट कर देंगे। हमने कहा चेन आइसोमर क्या होता है? मैम उसमें वो केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम होती है, बस स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है। लो, वो तो हर आइसोमर में होता है, तो चेन आइसोमर में क्या होता है? ये पूरी रिंग्स ही बन जाती है, मतलब कनेक्ट हो जाते हैं सारे कार्बन, साइक्लिक अब बोलो विश्रुत। साइक्लिक हो जाती है। आइसोमर पूछ रही हूँ, चेन आइसोमर क्या होता है? बैठो, कोई नहीं बता पा रहा है। तो इससे क्या सबक मिलता है कि सब लोग अपने कान खोल के बैठो, बताने जा रही हूँ, ध्यान से एकदम पीके बन जाओ, ठीक है? चलो, क्या होता है चेन आइसोमर? जब आपका एक तो आइसोमर ही हो गया जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, सिर्फ स्ट्रक्चर बदले। अब स्ट्रक्चर में क्या बदले? सिर्फ और सिर्फ चेन की लेंथ, चेन की लेंथ। पहले वाला एग्जाम्पल देखो, फॉर्मूला है C4H10, अध्ययन फॉर्मूला है C4H10 का। पहला जो आपने स्ट्रक्चर लिखा वो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना, सारे कार्बन से स्ट्रेट चेन में आ गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहा। लेकिन जब आपने दूसरा स्ट्रक्चर लिखा, मेन चेन की लेंथ बदल गई, एक कार्बन आपने अटैच कर दिया ब्रांच में। तब वे ठीक कह रहे थे, लेकिन थोड़ा ठीक तरीके से कहते, बात सही थी मगर थोड़ा अच्छे तरीके से कह सकते थे। कोई दिक्कत नहीं, अब बता दोगे, ठीक है? तो आपने जब मेन चेन जो आपका रूट वर्ड है वो बदल जाए, रूट वर्ड मतलब 4 कार्बन का मेन चेन था, अब 3 कार्बन का मेन चेन है, एक कार्बन आपका ब्रांच में आ गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी वही रहा, मेन चेन की लेंथ बदले। ये ब्यूट था, ब्यूट, ये प्रॉप हो गया, लेकिन फॉर्मूला वही रहा, ठीक है? दूसरा आता है आपका पोजीशन आइसोमर, दूसरा आता है पोजीशन आइसोमर। किसका बताते हैं? वो आइसोमेरिज्म में नहीं आ रहा बेटा, वो आइसोमेरिज्म में नहीं आ रहा। चेन की लेंथ देख रहे हैं ना, स्ट्रेट चेन ही होगा तभी तो चेन की लेंथ वैरी होगी, चेन की लेंथ वैरी करनी है ना। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन में क्या होता है? आपका जो फंक्शनल ग्रुप है या ब्रांच है उसकी पोजीशन बदले। जैसे इस एग्जांपल में ईन वाज द फंक्शनल ग्रुप, ईन डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे था, डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ गया, बाकी कुछ बदला ही नहीं पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है? तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर कहते हैं। फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप बदलता है, फंक्शनल ग्रुप बदलता है, फॉर्मूला नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला था आपका C2H6O, आप इसको एक अल्कोहल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक ईथर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। मेटामर नॉट इन योर सिलेबस, मगर फिर भी आप देख लीजिए, जब COC, ईथर क्या होता है? COC, ठीक है? COC में दोनों साइड के कार्बन चेन की लेंथ वैरी कर जाए मगर फॉर्मूला सेम रहे। अभी भी इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन इसमें भी है, 1 ऑक्सीजन इसमें भी है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन COC में दोनों साइड के C की लेंथ चेंज हो गई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म के बाद अब आता है आपका कंप्लीट NCERT का इस चैप्टर का वो पार्ट जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। I need everybody's attention now. I can hear some people murmuring, and it's a humble request to not talk. Have some space in between. भाई साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा क्या बात कर रहे हैं? मुझे एकदम क्लियर कट पता चल रहा है कि कौन कौन बात कर रहा है, ठीक है? ये कितना पकाऊ है, मतलब कितनी बकवास बात है कि क्लास चल रही है, बढ़िया डिस्कशन हो रहा है, बातें कर रहे हैं। चलिए, केमिकल रिएक्शंस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बहुत 100% आएगा उसमें से, ठीक है? तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है? आग लगा दो, आग लगाना, ठीक है?
अगर सिर्फ कार्बन को जलाओ तो क्या बनेगा? अगर सिर्फ कार्बन को जलाएं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाइड्रोकार्बन को जलाएं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला के पानी बना के उस पानी को पी सकते हैं? क्यों? एक्सोथर्मिक है तो वाटर वेपराइज तो क्या? कितना तो सुनूं? हो गया, मेरे सब्र का बांध टूट गया। पीयूष भैया आई एम सॉरी। ठीक है, सही बोल रहा है। एक्सोथर्मिक है, उड़ जाएगा, वो रुका रहेगा कि तुम पियो उसको जाके, लेकिन हम उसको क्या कंडेंस करके चाहें तो बिल्कुल पी सकते हैं। साफ सुथरा पानी, कोई दिक्कत नहीं, पी लो। सही है, धुआं वुआं मत पी जाना साथ में, काला काला पानी। दांत, आई एम इमेजिनिंग कि पीयूष बोला पानी पी गया और पीयूष के सारे दांत काले हुए। ठीक है पीयूष भाई, सॉरी भाई, आज कुछ ज़्यादा ऑफेंड कर रहे तुमको। फिर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, अगर आप मुझे बार बार इमेजिन हो रहा है। अगर आप हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को जलाते हैं, इस क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीछे अपनी अलग दुनिया बसा रखी है, वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं और अब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे नहीं बसाई है उन्होंने दुनिया। मुझे पता है कि तुम्हारी अलग दुनिया है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तने अजवानी, शांत हो गए? अब नाम लेके मानो। इधर देखो, चलो। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके जैसे दानिश भाई बार बार बोलते हैं, इनसे कुछ सवाल पूछो तो कहते हैं आपका जो ये है ना, आपका जो वो है ना, ऐसी तो आंसर देते हैं। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है ना भाई, ये भी करता है। आपका जो हाइड्रोकार्बन है ना दानिश भाई, वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरीके का होता है। तो अगर आप सैचुरेटेड वाले को आग लगा दें, ठीक है, तो मस्त जलेगा एकदम, धुआंधार, लेकिन धुआंदार नहीं, ठीक है, सूट नहीं, नो धुआं, क्लीन फ्लेम के साथ जलेगा। सैचुरेटेड क्लीन फ्लेम, नीला नीला एकदम मस्त बेहतरीन, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर दें, ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिट कर दें, कम कर दें, तब फिर लो, फिर कालिक लो, कालिक निकलेगी, फिर सूट निकलेगा। सूट मतलब कालिक, सूटी फ्लेम, ठीक है। येल्लो, हाँ भैया हाँ सर, ठीक है, माफ़ कर दे मुझको, गलती हो गई मुझसे। आगे बढ़ते हैं। मतलब उसमें कार्बन का अनबर्न्ड कार्बन रह जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अनसैचुरेटेड ले लिया है तो अनसैचुरेटेड वाला तो धुआंधार जल नहीं सकता, मतलब नॉर्मली वो सूटी फ्लेम ही देगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर दें कि उसको एकदम भर भर के ऑक्सीजन की सप्लाई कर दें, तो फिर क्या ही रास्ता है, उसके बाद जलेगा ही। फिर अनबर्न्ड वाला जो था वो भी जलेगा, खूब जलेगा। तो ध्यान दो, क्वेश्चन है कि जो आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, दोनों में से कौन क्लीन फ्लेम दे सकता है? दोनों दे सकता है, दोनों। हाँ, तो क्वेश्चन समझो ना, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वहां पे, वो एक वर्ड का आंसर देगा। कौन दे सकता है क्लीन फ्लेम? दोनों। कौन देता है जनरली? सैचुरेटेड। सवाल समझो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना। क्यों अर्नब भाई? ऑक्सीजन का ऐड होना। तो आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ले लें, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें तो सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो यहां पे दो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो आपको लेने हैं, सर ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि आपको सिर्फ कोई चीज लाके ऐड कर देनी है बिना किसी को वहां से भगाए, ठीक है। तो जहां कहां ऐड कर सकते हैं? जहां ऐड करने की जगह है, जहां ऐड करने की जगह है। तो कहां ऐड करने की जगह है? सैचुरेटेड में कि अनसैचुरेटेड में? अनसैचुरेटेड, वेरी गुड, अनसैचुरेटेड में, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। तो वो डबल बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं? एक बॉन्ड तोड़ दो कार्बन कार्बन के बीच का, वहां पे कुछ और लाके जोड़ दो। तो इस तरह, इस बेसिस पे जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो भी दो तरीके की आपके सिलेबस में हैं, तो इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा है।
लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं। पहली है एडिशन रिएक्शन, सॉरी पहली है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या? हाइड्रोजन का एडिशन। तो वो आप डबल बॉन्ड में भी कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में भी कर सकते हैं। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, वो कैटलिस्ट है निकल या फिर पैलेडियम। और बनता क्या है? बस अनसैचुरेशन खत्म हो जाता है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन सप्लाई करोगे, जब तक कि वो सैचुरेटेड में नहीं कन्वर्ट हो जाता, तब तक रिएक्शन होती रहेगी। आप एल्काइन से भी एल्केन बना सकते हैं, खूब सारा हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दो और कन्वर्ट करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में आप क्या करते हैं? हैलोजन ऐड करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है अनसैचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए। अनसैचुरेशन दोनों तरीके का, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन और एल्काइन दोनों ही। आप क्या करेंगे? आप एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, गैसेस को नहीं मिक्स किया जाता है। दोनों ये जो आपके एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस है, ये भी मैक्सिमम क्या होती हैं? गैसेस ही होती हैं, गैसेस स्टेट में ही है। तो जो आपके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एल्कीन, एल्काइन, आप क्या करते हैं? पहले तो एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। CCl4 सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में आप पहले ब्रोमीन गैस डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, ब्रोमीन डिसॉल्व करते हैं, और फिर उसके अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं। तो जब आपने ब्रोमीन और CCl4 मिक्स किया तो वो एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन आता है। फिर जब आप उसके अंदर हाइड्रोकार्बन डाल देते हैं अपना, तो वो हाइड्रोकार्बन अगर अनसैचुरेटेड है तो ब्रोमीन सॉल्यूशन से निकल के उस अनसैचुरेटेड वाले स्पेस में जा जाके ऐड हो जाएगा। और क्योंकि वहाँ ब्रोमीन कम हो रहा है सॉल्यूशन में, तो जो उसका कलर है सॉल्यूशन का वो फेड होता जाएगा या कलरलेस हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड है वो कंपाउंड जो आपने उसमें ऐड किया है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। जो ब्रोमीन वाटर क्या है? CCl4 सॉल्वेंट में ब्रोमीन, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट? ब्रोमीन वाटर। अब आपने क्या किया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो था उसको अपने सॉल्यूशन में डाला, तो जो अनसैचुरेशन था उसके अंदर, वहीं पे जाके सॉल्यूशन से ब्रोमीन निकल के उसके अंदर ऐड हो गया। कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाला, वहां पे ब्रोमीन ऐड हो गया। जैसे आपने ये एल्कीन लिया, एल्कीन में आपने ब्रोमीन वाटर, एल्कीन को आपने ब्रोमीन वाटर में डाला, ये आपका क्या है? इथीन है। तो हुआ क्या? ये डबल बॉन्ड टूटा और डबल बॉन्ड की जगह वैलेंसी ब्रोमीन ने पूरी कर दी, और ये अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बट ये ब्रोमीन कहाँ से आया? सॉल्यूशन से आया ना। तो सॉल्यूशन में जब ब्रोमीन था तो सॉल्यूशन को ऑरेंज कलर इम्पार्ट कर रहा था। जब सॉल्यूशन से ब्रोमीन कम हुआ तो क्या कलर फेड नहीं होगा? फेड होगा। तो दैट इज वाई हमें इतना सब कुछ दिख थोड़ी रहा होता है। हमें क्या दिखता है? हमें तो सिर्फ कलर चेंज दिखता है। तो हम ब्रोमीन वाटर प्रिपेयर करते हैं, उसमें अपना हाइड्रोकार्बन डालते हैं, और फिर अगर कलर फेड हो गया तो हमें कंफर्म हो जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। हाइड्रोजन भी लिबरेट होनी चाहिए। हाँ होती है, क्यों नहीं होती है? बिल्कुल होती है। बट हम ऑब्जर्व क्या करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ कलर चेंज। हमें दिखाना क्या? मेन पोर्शन हमारे रिएक्शन का क्या है? मेन पोर्शन ये है कि हमको अपना, आपने क्या बोला बेटा? क्या रिलीज होगा? क्यों? क्योंकि CH2 जो इथीन का नाम है उसकी H की जगह में Br ने ले लिया। जगह नहीं बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, जगह थोड़ी ली है। देखो डबल बॉन्ड टूटा है, 2 कार्बन्स के बीच में अनसैचुरेशन था, डबल बॉन्ड था 2 कार्बन्स के बीच में, हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। जो अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे थे, अब हमने सिर्फ 2 की शेयरिंग रखी, और ऊपर वाली जो 2 शेयरिंग थी उसको हटा के ब्रोमीन के साथ शेयरिंग कर दी। तो कोई यहाँ से गया नहीं है, सिर्फ आए हैं लोग, ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन है, यहाँ से कोई रिलीज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी दोनों केसेस में। तो अगर किसी भी तरीके का अनसैचुरेशन है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन कौन देगा? जिसके पास जगह नहीं है। आपको पहले किसी को भगाना पड़ेगा, फिर आप कुछ नया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना CH4 मीथेन में आप क्लोरीन गैस ऐड करिए इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करके एक एक हाइड्रोजन निकालो, Cl लगाते जाओ। ये रिएक्शन आप कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक सारे हाइड्रोजन ना रिमूव हो जाएं। ये एक स्टेप करके दिखाया है। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो एक और हाइड्रोजन निकलेगा, और क्या बनेगा? CH2Cl2, फिर बनेगा CHCl3, फिर बनेगा CCl4, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन लगातार जब तक सारे हाइड्रोजन्स नहीं रिप्लेस हो जाते तब तक चलती रहेगी। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपकी चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, जिसमें आपको सिर्फ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है दारू, दूसरा है सिरका। क्या पसंद करेंगे आप? शरीफ लोग हैं, लेकिन मैं तो पहले दारू पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे भी सिरका पसंद है। चलिए, तो इथेनॉल जो है इसे कहते हैं दारू, अल्कोहल, ठीक है।
इथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CH3CH2OH। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके लिए एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, पर ये बहुत आसान है, ये कोई लर्न वाली चीज़ नहीं, आपको खुद पता है, ये इसमें कुछ नया नहीं है। एक तो ये कि ये ग्रेट सॉल्वेंट है। क्यों भैया, होम्योपैथिक दवाई कौन कौन खाता है, तो आपको पता ही होगा, अल्कोहल ही तो होता है उसका मेन जो सॉल्वेंट है होम्योपैथिक मेडिसिन का, इथेनॉल ही होता है, उसी में और दवाइयाँ एक्सट्रैक्ट्स डिजोल्व कर करके डॉक्टर्स देते हैं वो मीठी गोली में डाल के, ठीक है, जो आप खाते हैं। तो भाई साहब दारू पी रहे हैं आप, आगे बढ़िए डाइल्यूटेड फॉर्म में। इट इज़ अ ग्रेट सॉल्वेंट, और वो इतना अच्छा सॉल्वेंट है इसीलिए उसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन में इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट। टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा, चोट लग जाती है कहीं, वुंडेड है ना, एज एन एंटी एक्सटर्नल यूज के लिए कि इंटरनल यूज के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए, ठीक है, पीना वीना मत। सिरप्स में इस्तेमाल होता है इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट, और भी जो दवाइयाँ कफ सिरप्स में इस्तेमाल होता है, और बाकी और जो टॉनिक्स बनती हैं उन सब में भी इस्तेमाल होता है, जैसे वो बनती है ना हमारी आयरन वाली टॉनिक, कोई भी टॉनिक्स में एज अ सॉल्वेंट हम लोग इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज लैब में इस्तेमाल होता है, मगर सुनो, लैब वाली बात करने से पहले एक चीज़ सुन लेते हैं कि इथेनॉल पिया जा सकता है, पिया जाता है, ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म में। इसका जो हम मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है, कहाँ गया, मार्केट में जो अवेलेबल है वो कितना % वाला पीते हैं, बियर में कितने % होती है अल्कोहल, 3 to 6%। विस्की में कितनी होती है, सब पता है, देखा आप पटर पटर कैसे बोल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा किस में होती है, वुडका में। किताब में कब पूछ रहे हैं तुमसे, तुम्हारा जनरल नॉलेज नहीं पूछ रहे हैं हम। 50% किस में होता है, विस्की। वाइन में कितना होता है, 8 से 10, हाँ अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अच्छा बेटा सुनिए, अगर आप गलती से भी प्योर इथेनॉल पी लें, प्योर, तो इट इज़ फेटल, निकल लेंगे फिर, ठीक है। इथेनॉल का काम क्या होता है, मतलब काम तो नहीं बोलेंगे, मतलब इथेनॉल का असर क्या होता है, अफेक्ट क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है, तो हम थोड़े थोड़े ड्राउजी, डिजी, ये सब हो जाते हैं, ठीक, नशा हो जाता है इंसान को। अच्छा, अगर आपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट, देखो अगर प्योर वाला पी लिया या खूब ढेर सारा पी लिया, कम पोर्शन वाला भी अगर ज़्यादा सारा पी लिया तो भी निकल लेंगे। और अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया, यानी बहुत सालों तक पीते रहे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तब भी आपकी किडनी और लिवर बोल जाएगी, ठीक है। अब ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि लैब में हमको इस्तेमाल करना पड़ता है इथेनॉल, क्योंकि वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मगर दिक्कत क्या आती है, डर लगता है कोई पी ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में क्या किया गया है, मार्केट में उसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा मिथेनॉल, इथेनॉल में थोड़ा मिथेनॉल मिला देते हैं। और मिथेनॉल मिलाने से होता क्या है, पहले तो उस अल्कोहल को हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलने लगते हैं। डीनेचर्ड मतलब एक्चुअल नेचर मार दिया गया उसका, ठीक है। अब हुआ क्या, डीनेचर्ड अल्कोहल आपने जब बनाया तो मिथेनॉल मिलाने से होता क्या है, जब अगर आपने गलती से मिथेनॉल पी लिया तो आपके लिवर में जाके वो मिथेनॉल, लिवर आपका उसे मिथेनल में कन्वर्ट कर देगा। और मिथेनल क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर जितनी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सबके प्रोटोप्लाज्म को जमा देगा। जैसे कि अंडे को उबालते हैं तो अंडा जम जाता है, उसी तरह आपका बॉडी का प्रोटोप्लाज्म जम जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म जमने के बाद इंसान कहाँ पाया जाता है, स्वर्गलोक में, ठीक है। इस दुनिया से उस दुनिया चला जाता है। हाँ, नहीं, अगर आपने इतना ले लिया कि आपका लिवर उसको मतलब पूरी बॉडी का नहीं अगर जमा पाया प्रोटोप्लाज्म, तब भी क्या होगा, ऑप्टिक नर्व, कम से कम ऑप्टिक नर्व तो डैमेज हो जाएगी, अंधा हो जाएगा इंसान, ठीक। अगर मरा नहीं तो अंधा हो जाएगा। कर्मा पे होता है भाई, तो आप ही के कर्म है ना जो आप पिएंगे उसको, कर्मा तो है ही नहीं, यहाँ से पहुँच सकते हैं आप। चलिए, फिर उसके बाद कुछ रिएक्शंस और हैं। जो आपका इथेनॉल है बेटा, इथेनॉल अल्कोहल, अगर आप सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे विश्रुत जी, ठीक है विश्रुत जी, अगर आप इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बनेगा सोडियम इथेनोएट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। आपने एक और रिएक्शन पहले पढ़ी हुई है, किसको किसके साथ मिलाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मेटल को एसिड के साथ, याद आया। यहाँ पे मेटल को आप अल्कोहल के साथ मिला रहे हैं तब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, साथ में बन रहा है एक सॉल्ट। नेक्स्ट CH3CH2OH, अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जबरदस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बचेगा क्या,
एल्कीन बचेगा, इथीन बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर गन्ने का रस, आप गन्ने के रस को आप रख दें, रस निकाल के रख दें कुछ टाइम तक, तो वो थोड़ा जम जाता है, ऊपर उसकी गंदा गंदा सा कुछ इकट्ठा हो जाता है ना, उसको कहते हैं मोलासिस। और अगर मोलासिस को आप फर्मेंट कर दें तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिरका बनता है, गन्ने का सिरका मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट शराब भी बनती है। इथेनॉइक एसिड, अगला आपका जो कंपाउंड है वो है इथेनॉइक एसिड। फॉर्मूला होता है CH3COOH, नाम होता है एसिटिक एसिड, पाया जाता है सिरके में। कितना परसेंट, 5 to 8% अगर इथेनॉइक एसिड है तो उसे हम विनेगर कहते हैं, 12 से 15% बियर कहते हैं, 50% विस्की कहते हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं इथेनॉइक एसिड को, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पे ठंड के मौसम में ये जम जाता है, जब टेम्परेचर लो होने लगता है तो ये जम जाता है, इसीलिए उसका नाम होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लेशियर, मतलब जमा हुआ। ठीक है, अगर आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से करा दें तो भी क्या होता है, एसिड क्या होता है बेटा, एसिड क्या होता है जो क्या रिलीज करे, H+। तो यहाँ भी भाई ने H+ रिलीज कर ही दिया और अल्कोहल के OH के साथ मिलके वाटर रिमूव हो गया और बाकी जो बचा कुचा वो सब जुड़ गया, और जो जुड़ गया उसका नाम हो गया एस्टर। प्रोसेस का नाम एस्टेरिफिकेशन। एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है, फलों में पाया जाता है। काम क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट बनते हैं, परफ्यूम, सेंट मारो, सेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। अगर एस्टर में आप NaOH मिला दें तो क्या बन जाएगा आपका CH3CONA, और आपको आपकी अल्कोहल वापस मिल जाएगी, आराम से बैठ के पीना। ठीक है, फिर इस प्रोसेस का नाम है सेपोनिफिकेशन। ये जो सॉल्ट बना ये सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, साबुन बनता है इससे, लक्स, कपड़ा धोने वाला साबुन। ठीक है, नहीं वो भी बनता है, उसमें भी पड़ता है। चलिए, अब आपका जो एसिटिक एसिड है, दो रिएक्शंस और हैं जिसमें सिमिलर प्रोडक्ट बनता है। आप चाहे सोडियम का कार्बोनेट ले लें या बाइकार्बोनेट ले लें, अगर उसकी रिएक्शन आप करा दें एसिड के साथ तो क्या बनता है बेटा, यही वाला सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। अगेन इतनी बार CH3CONA आ रहा है कि अब हमें मजबूर होकर देखना ही पड़ेगा इसका काम कहाँ है। क्यों बार बार बना रहे हो CH3CONA, चाहते क्या हो तुम? तो हम चाहते हैं साबुन बनाना, मांजना चाहते हैं बर्तन। ठीक है, तो बर्तन मांजने के लिए साबुन बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं साबुन कैसे बनता है। सोप जो आपका है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन में से H हटा दो, Na चिपका दो, Na या K दोनों में से कोई भी चिपका दो। समझ रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, खूब सारे कार्बन की लॉन्ग चेन, COH, H हटाओ, Na या K चिपकाओ, तो जो बनता है वो होता है सोप। ठीक है, लेकिन इसी के साथ एक आता है डिटर्जेंट। वो क्या होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन का सॉल्ट नहीं है, बल्कि वो किसका सॉल्ट है, सल्फोनिक, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है। स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, किताब में स्ट्रक्चर नहीं है, ना बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन जानकारी के लिए देख लीजिएगा। फिर अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन, डिटर्जेंट बनता है इन दोनों से। ये फायदा क्या है, फर्क क्या है सोप और डिटर्जेंट में? सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि लैथर नहीं देगा। जब लैथर नहीं देगा तो कपड़ा साफ नहीं होगा, बर्तन साफ नहीं होगा हार्ड वाटर में, इसीलिए हमें डिटर्जेंट की जरूरत पड़ी। पहले हमने सोप बनाया था, जब सोप फेल होने लगा तो हमने डिटर्जेंट बनाया, उसका सब्स्टिट्यूट लेके आने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये करता कैसे काम, ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, काम कैसे करता है ये साबुन या सर्फ। तो जब आपने अभी देखा कि जो सोप है आपका वो किसका लॉन्ग चेन किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। तो वो जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट अटैच्ड है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है कि फोबिक नेचर का? हाइड्रोफिलिक होता है, वो फिलिक। और वो जो कार्बन वाला साइड होता है, टर्मिनल होता है, वो फोबिक होता है। तो जब आप कपड़े में मतलब पानी में जब आप डिटर्जेंट, सोप या डिटर्जेंट डाल के आपने घोला, फिर कपड़ा उसके अंदर डाला, तो कपड़े की जो डर्ट होती है उस पे जाके कौन चिपकेगा, फिलिक की फोबिक? फोबिक। और फोबिक यानी कार्बन वाला एज जा जाके चिपक जाएगा, और फिलिक वाला भाई फेस करेगा बाहर पानी को कि मैं तो फिलिक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं पानी से। फिर क्या होगा, ये सब करने कराने में जो कैद कौन हो गया, डर्ट। बोलेगी मैंने क्या बिगाड़ा था भाई, तुम्हारे फोबिया और फिलिक बिहेवियर जो करना करो, मैंने क्या बिगाड़ा था। ठीक है, एनीवे तो घुन तो पिसता ही है। ठीक है, तो फिर क्या किया हमने, यूं कपड़ा उठाया पानी में, ये आराम से ठीक है, और सारा जो इसमें कूड़ा करकट था बह गया। ठीक, तो ये है सोप एक्शन।
अब ये आपकी किताब में शायद है, नहीं है, पता नहीं, नहीं है, है थोड़ा सा नाम भी अगर दे दिया है तो वो सवाल बना सकते हैं उसका। तो नाम क्या है? हार्ड वाटर, कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ व्हाट? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फाइड। अब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से टेम्पररी हार्डनेस आती है जो कि आप सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं और आपका साबुन मस्त काम करेगा। लेकिन अगर वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट है तो हार्ड वाटर बेहतरीन वाला हार्ड होगा। समझ रहे हो? परमानेंट हार्डनेस नहीं कर पाओगे कुछ उबाल के पानी उबालते रहो जिंदगी भर, तो फिर आपको दूसरे तरीकों से रिमूव करना पड़ेगा, जिसको आप 11th में पढ़ेंगे, परम्यूटेड प्रोसेस, आयन एक्सचेंज, रेजिन एक्सचेंज, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर हो जाता है यहीं पे खत्म। लीजिए, और अब क्या करना है? चैप्टर हो गया खत्म। भाई चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब मेरा काम डन है, अब आपका काम शुरू होता है। अब ये जान लीजिए, दोबारा जब भी मिलेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि ये जितना हम चिल्ला रहे हैं उतना आपको चिल्लाना है। चिल्लाना मतलब फालतू बात नहीं चिल्लाना है, आपको प्रॉपर पढ़ के आना है। और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज गेट फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री, फुल मार्क्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यू कैन गो।